हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरएनवी आईएएस एकेडमी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम करंट अफेयर की सीरीज को लेके उसको बकायदा आपको बताते चलेंगे। पर डे हमारा जो सेगमेंट रहेगा उसमें 8 से 9 टॉपिक हमारी कोशिश है कि उसको हम कवर करते हुए चलें, जिसमें आपको अभी करंट दे रहे हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी करंट निकालेंगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो उसके पूरे साल के क्या क्या करंट अफेयर है, तो वो सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। और हाँ, सभी की समस्या होती है, याद नहीं होता। तो याद जो नहीं होता आपको, उसमें सबसे अच्छी चीज याद करने की है कि आप एक चीज को 1 से 2 बार, मल्टीपल 3 बार रिवीजन कर लें, तो आपका होता क्या है कि रेगुलर तौर पे आपको याद होने लगता है। सबसे अच्छा होता है कि आप सबसे पहले उसकी एक बार रीडिंग स्टडी कर लीजिए, फिर रीडिंग कर लीजिए। 2 से 3 बार रीडिंग में आपका सारा कंटेंट क्लियर हो जाता है। और जब एग्जाम आए तो आप उसको पीवाईक्यूज से देख लीजिए। जब आप पीवाईक्यूज और देखते हैं, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम का स्तर क्या है और हमारा स्तर क्या है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजों की आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। करंट के टॉपिक्स में कहीं से आपके एक प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम आपको सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ मैं बोल रहा हूं मैं सारी चीजों को, तो आप लिखते चलिए। ठीक है, हमारे शब्द आपको कान में जाएंगे और आप लिखेंगे तो आपकी लिखनी भी अच्छी होगी। आपको दोनों आपकी इंद्रियां काम करेंगी, कान से आप सुन रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं। तो आप इसको शुरू करिए और मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। इसको जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष ये आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसमें 3 श्रेणियां बांटी गई हैं, 3 कैटेगरी में इसको दिया गया है। सबसे पहला जो है उसमें 10 लाख प्लस की आबादी, यानी जहां पे 10 लाख से ज्यादा की आबादी है उसमें 3 शहर है। सबसे पहला है इंदौर, दूसरा आपका है जबलपुर और तीसरा जो आपका है वो है आगरा। क्या है, मेरे साथ फिर से सुनिएगा। जहां पे तीन श्रेणियां इसमें बनाई गई हैं। जारी कौन करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 3 श्रेणियां हैं। ठीक, पहली है 10 लाख प्लस, जहां पे इंदौर है, दूसरा आपका जबलपुर है और तीसरा आपका है आगरा। ठीक है, इसके बाद 3 से 10 लाख जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अमरावती है और दूसरे नंबर पे आपका संयुक्त रूप से झांसी है और मुरादाबाद है। उसी में यदि लास्ट कैटेगरी की बात करें, जहां 3 लाख से कम की आबादी है, वहां पे देवास आपका मध्य प्रदेश वो है। ठीक है, मोटा मोटा आप ये याद कर लेंगे तो आपका सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब अगला है आपका दिल्ली विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आपका दिल्ली विधानसभा। देश की पहली विधानसभा बन गई है जहां पर आपको सौर से संचालित हो रही है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। ठीक है, ये 500 किलोमीटर की 500 किलोवाट की क्षमता है इसकी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा आपकी है पहली बार ऐसा हुआ है जो देश की पहली विधानसभा हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले अगर हम टॉपिक पे बात करें तो हमारा अगला टॉपिक आता है भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन। आप सभी परिचित होंगे, सेमीकंडक्टर को लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, अभी साणंद गुजरात में एक जिले का नाम है साणंद, तो वहां पे भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर पायलट जो पाइपलाइन है वो शुरू की गई है। ठीक है, इसको ओसैट कहते हैं। ओसैट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ठीक है, तो इसको शुरू की, इसका जो उद्घाटन किया गया हमारे आईटी मिनिस्टर जो अश्वनी वैष्णव और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी जो लागत है वो लगभग 7600 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए इसको लाया क्यों जा रहा है। हमें जो है सेमीकंडक्टर में आपके फोन्स में चिप होती है, आपके कंप्यूटर में होती है, से और तमाम चीजें हैं जिसमें यूज की जाती हैं, तो उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। अपने
जो रोजगार है उसको बढ़ाना है इस सेक्टर में, तकनीकी आईटी के सेक्टर में, साथ ही कौशल स्किल करना है लोगों का, निर्यात को बढ़ावा देना है, हमें ओवरऑल आत्मनिर्भर बनना है। चिप के मामले में आईटी, ये जो चिप है सेमीकंडक्टर चिप, इसमें हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये एक पहला ठोस कदम उठाया गया है जिसमें भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट पाइपलाइन को बनाया गया है, शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्रोजेक्ट अस्मिता। आई थिंक आप सभी इसको जानते भी होंगे, अगर जानते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जो अगला हमारा है वो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय। यूजीसी यानी उच्च शिक्षा संस्थान। ठीक है, इनका जो उद्देश्य है, आप देखिए हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ भाषाओं का बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। आप बताइए, बहुत सारी, अगर हिंदी मीडियम है तो कुछ इंग्लिश मीडियम की चीजें, बहुत सारी अगर कोई एग्जाम में दिक्कत हो रही तो बहुत जगह पे भाषाओं को लेके बड़ा समस्या होती है। तो ये प्रयास किया गया है, उच्च शिक्षा संस्थान ने किया है कि जो उच्च शिक्षा की पुस्तकें हैं अगले 5 वर्ष में 22 भारतीय भाषाओं में 1000 पुस्तक तैयार करना, यानी वो जो है डिस्टर्ब ना हो। लोगों में जो समस्याएं होती है, संवाद की जो स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पे कहीं कोई और भाषा है और हमें, तो वो सारी चीजों के निराकरण के लिए इसको प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अस्मिता कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर देखिए तो लगातार आपको पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सेमीकंडक्टर वाला इसलिए मैंने बताया क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ऐसा काम हुआ है जो शुरुआत हो गई। तो अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, जिसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नाम से क्या जाना जाता है। सहकारिता का मतलब सबसे पहले क्या होता है, आप ये सोचिए। सहकारिता का मतलब ये होता है कि सभी वर्गों का एक बराबर तरीके से उत्थान करना, आपस में मिलजुल कर काम करना। यदि कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है तबका या बड़ा है, तो उनको एक बराबर लाके उस तरीके से विकास करना कि जो सभी वर्ग हैं वो एकजुट हो जाए और वो सब एक साथ उनका उत्थान हो सके, तो वो सहकारिता होती है। इसमें सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है कि आनंद, जो आप देखिए अमूल होता है, आनंद नाम सुना होगा आपने, तो जो अमूल प्रोडक्ट है वो इसी तरीके से बनाया गया है। सहकारिता एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए। जैसे गांव में देखिए आप, सरकार के द्वारा न्यूनतम स्तर पर बीज है, किसानों को खाद्य उपलब्ध कराई जाती है उचित मूल्य पे, ताकि उनको दिक्कतें ना हो। तो उद्देश्य होता है कि सबका बराबर, मतलब सबको समान लाना एक तरह से। ठीक है, तो आप सहकारिता का मतलब ये होता है। तो अब भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया गया, सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है त्रिभुवन विश्वविद्यालय। क्या नाम है? त्रिभुवन विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको 5 जुलाई, कब? 5 जुलाई 2025 को इसका भूमि पूजन हुआ। हमारे जो सहकारिता मिनिस्टर है वो है अमित शाह जी, तो उनके द्वारा इसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय खेल नीति 2025। अभी हाल में ही भारत की राष्ट्रीय खेल नीति आई है। सबसे पहली बात हमें जानना है कि ये आई क्यों है। हमें जो सुव्यवस्थित, जो हमारे खेल है उनको सुव्यवस्थित और संस्थागत रूप से उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, व्यवस्थित करना और उनको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ खेल में लोगों के प्रति, जो लोगों की खेल के प्रति जागरूकता है उसको बढ़ाना। सामाजिक क्षेत्र में खेल से जो जागरूकता बढ़ाना, यानी जो दिव्यांगजन हैं उनको भी इसमें जोड़ने का प्रयास करना। जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी ऐसा व्यवस्था करना कि वो भी एक खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें, आगे बढ़ सकें। खेल के क्षेत्र में जो आर्थिक सहायता है वो भी उपलब्ध कराना, ताकि जो दिक्कतें आती हैं खेल के क्षेत्र में आने में, तो वो सारी समस्याओं को हमें दूर करना और खेल को एक तरह से उसको भी बढ़ावा देना। ठीक है, खेल और शिक्षा के प्रति समन्वय बना के चलना। तो ये सारी चीजों के लिए अभी हमारी जो शिक्षा नीति आई है 2025, ये आई है। सबसे पहली यदि बात किया जाए खेल कब की जो शिक्षा नीति है वो कब आई थी, तो 1984 में आई। उसके बाद दूसरी थी 2001 में और अभी 2025 में इसको लाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 24 साल बाद ये नीति आई है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या करना है कि 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारत की जो
दावेदारी, शीर्ष दावेदारी करना, मतलब अपने को बेहतर प्रस्तुत करना, उसके लिए भी इसको लाया गया है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि अब हम अगले टॉपिक पे चले तो याद रखिएगा खेल के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है खेल नीति, ठीक है। और आगे इसी तरह बहुत सारी शिक्षा नीतियां जैसे टेक्सटाइल है, सारी चीज उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, पेन और नोटबुक लेके बैठिए, आपकी चीज एक एक आपको याद हो जाएगी। अगर आप शांति से केवल इस वीडियो को देख लिए 1 से 2 बार तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और जब आपके एग्जाम आएंगे तो हम इसको पूरा कंपाइल करके बहुत अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक। अगली जो हमारी टॉपिक है वो है पिंगली वेंकैया की 149वीं जयंती मनाई गई। आई होप आप लोग जानते होंगे पिंगली वेंकैया जी कौन थे। यदि जानते हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और नहीं जानते तो मैं तो बता ही रहा हूँ। जो पिंगली वेंकैया थे, इन्होंने हमारे जो भारत है उसका राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने दिया था, ठीक है। ये इन्होंने बकायदा तीनों ने जो है ध्वज पुस्तिका उसको प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 30 से अधिक डिजाइनों का संकलन था, ठीक। और इनका जो संकलन था इसको फिर धीरे धीरे 1916 में इसको मान्यता मिली राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। नहीं, 1916 में इन्होंने पुस्तिका लॉन्च की, और उसके बाद जो है पहला जो ध्वज है इन्होंने उसमें क्या था कि लाल पट्टी, हरी पट्टी और चरखा हुआ करता था, ठीक है। और ये जो हमारे पिंगली वेंकैया जी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बोअर युद्ध हुआ था उससे भी जुड़े हुए थे, साथ ही विजयवाड़ा का जो अधिवेशन था उसमें भी ये शामिल हुए थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा एडिशनल फैक्ट के तौर पे, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या था हमारे ध्वज में, लाल पट्टी होती थी, हरी पट्टी होती थी और चरखा होता था। बाद में गांधी जी के द्वारा पेशकश की गई और सफेद पट्टी को भी जोड़ दिया गया, जिसको शांति का प्रतीक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जो हमारा ये चरखा था इसको हटा करके वहां पे अशोक चक्र को ला दिया गया, ठीक है। लाल पट्टी, केसरिया पट्टी, हरी पट्टी, सफेद पट्टी, बीच में अशोक चक्र। तो फिर ये हमारा ध्वज ऐसा हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिंगली वेंकैया जी की 149वीं जयंती मनाई गई। अक्सर पूछ लेता है हमारे झंडे की जो अनुपात है वो कितना है, तो 2:3 का अनुपात है, याद रखिएगा। क्या 2:3 के अनुपात में जो हमारे झंडे की साइज है वो है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यदि अब हम अगले टॉपिक की ओर चले तो हमारा अगला टॉपिक होता है ज्ञान भारतम पोर्टल। इसमें क्या है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो विरासत है उसको सजो के रखना, उनका संरक्षण करना, तथा वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी देख सके कि हमारा जो एक तरह से जो हमारी धार्मिक चीजें हैं, जो हमारा कल्चर है वो हमने कितना अच्छे तरीके से संरक्षित किया है, उनको संजो के रखने का ही कार्यक्रम इसके तहत किया गया है। इस हजारों वर्ष की जो पांडुलिपियां हैं उनको जो है मतलब एक तरह से संजो के रखना, ठीक है। इसमें 80 भाषाओं में ये उपस्थित होगा। कितनी भाषाओं में? 80 भाषा। आप सोचिए 80 भाषा, यानी भाषा की विविधता जो है हम सारी भाषाओं में जानने योग्य हो सकेंगे। अगर ऐसा काम हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। आप अपने कल्चर को समझ पाएंगे, अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे। जो हमारा भारत है, भारत एक तरह से सब भारत को ही कहा जाता है संस्कृति, मतलब भारत संस्कृति ही है और संस्कृति ही भारत है। सोचिए हम सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, जहाँ पे सभी धर्म हमारे लिए समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व ही एक कुटुंब है यानी परिवार है। तो हमारी सोच है, हमारी जो मन में चल रहा है, जो मेरी आत्मा में चल रहा है, वो सारी चीजें को संरक्षित करना, उसके माध्यम से ही लोग जान पाएंगे कि हमारा जो दिमाग है, हमारे जो मन में विचार है वो कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको संरक्षित करके चलना। इसमें क्या किया गया, 2024 से लेके 2031 के मध्य लगभग 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को सुरक्षित करना। ध्यान रखिएगा कितना, कब से समय अवधि, 2024 से 2031 तक। तो ये पांडुलिपियों को संरक्षित करना, कितनी पांडुलिपियों को? 1 करोड़ लगभग पांडुलिपियों को संरक्षित करने का हमारा लक्ष्य है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत की जो ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। जब हम संरक्षित करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आप देखिए जैसे होगा तो क्या होगा, उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सब जान पाएगी, साथ ही हमारी ज्ञान की जो परंपरा है उसको वैश्विक मंच पे भी एक तरह से लाभ मिल सकेगा, उसको पहचान मिल सकेगी। जैसे आप देखिए अभी हमने G20 की समिट की, विश्व में एक तरह से बहुत बड़ी समिट रही। तो ये सारी चीजें होती हैं। भारत
विश्व गुरु बनने की ओर प्रयासरत है। अगर ये सारी चीजें हो जाए तो आने वाले समय में जो भारत की पहचान है वो सारी चीजों को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले क्या शुरू किया, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का। उसके बाद हमने शुरू किया, बताया दिल्ली विधानसभा जो सौर से ऊर्जा से संचालित होने वाली हो गई है पहली, जिसमें 500 करोड़ की 500 वाट मेगावाट 500 किलोवाट की क्षमता से ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है, अगली है भारत की जो सेमीकंडक्टर चिप है, जिसमें हम सभी आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित किया जाए, उसके लिए साड़ंद गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रोजेक्ट अस्मिता हमने बताया जो शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा संस्थान यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं में जो हमारे संविधान की है उसमें टोटल 22,000 पुस्तिका निकालना, जिसमें 1,000 पुस्तक तैयार करना 22 भारतीय भाषाओं में, मतलब टोटल 22,000 पुस्तकों को तैयार करना। अगला हमने बताया था कि सहकारी विश्वविद्यालय जो है भारत का पहला खुला है त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल नीति पे हमने चर्चा की, पिंगली वेंकैया जी उनके बारे में, उनकी 149वीं जयंती अभी मनाई गई है। 2 अगस्त 2025 को उनका 2 अगस्त 1876 को उनका जन्मदिन होता है। उनका जो जन्म था वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो अभी 2 अगस्त 2025 को उनकी 149वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, साथ ही इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1963 को। कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को, मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1963 को। ठीक है, अभी हाल में 149वीं जयंती मनाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही अगला हमने बताया ज्ञान भारतम पोर्टल के बारे में। ठीक, ये सारी चीजों को आप लिखते चलिए। आई होप आपने लिखा होगा। यदि एक बार में वीडियो नहीं समझ आ रहा, 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिए। आपको यदि कहीं से कोई समस्या आ रही, कोई करंट में दिक्कत आ रही या किसी अन्य टॉपिक में आ रही, तो वो सारी चीज़ों को भी हम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य है उसका ये प्रोग्राम है हमारा कि आपकी जो सारी चीज़ें, दिक्कतें हैं, आपके जीवन से समस्याएं, आप हर चीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका समाधान लेके और आपके पढ़ाई में हम निरंतर तरीके से आपके साथ लगे हैं और हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, तो इसको देखिए, वीडियोस को जो एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी करंट अफेयर के अगले सेगमेंट में, जिसमें हम और सारी चीजों को लेके आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपका जब एग्जाम होगा तो उस पर हम और अच्छे तरीके से पूरे साल भर के वीडियोस को भी कंपाइल करके आपको दे दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।